हेलो फ्रेंड्स, शेयर बाजार की दुनिया में आपका स्वागत है। सबसे खास बात आज की इस वीडियो में क्या रहने वाली है। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ है कि आप लोगों को जो पिछली वीडियो है वो काफ़ी पसंद आ रही है और बहुत सारे जो कमेंट्स हैं वो इस संदर्भ में आ रहे हैं कि सर आपने अपनी एक राय रखी। हालांकि जब वो वीडियो पेश की गई थी तब तक अदानी ग्रुप के अंदर यानी कि अदानी SEZ के अंदर डेलोइट्स ने रिज़ाइन नहीं किया था। जब मैं वीडियो कल रिकॉर्ड कर रहा था शाम के यानी कि रात के 9:30 बजे के आसपास का समय था और जब तक रिज़ाइन नहीं दिया था, रिज़ाइन की इन्फॉर्मेशन 10:20 के आसपास जो है आई थी। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि सर आपने तो कहा यार जो है रिज़ाइन दिया ही नहीं है, रिज़ाइन दे दिया है, अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आप कंपनी के एंगल से मत बताइए, हमारे को शेयर बाजार के एंगल से बताइए। तो ये जो सारी चर्चाएं हैं वो हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, उन सारी चर्चाओं को अगर हम करें सिलसिलेवार तरीके से तो शेयर बाजार के अंदर कल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अदानी ग्रुप की इस पूरी खबर से। देखिएगा, इसको आपको कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। अब बहुत सारे जो मंदी करने वाले प्लेयर्स हैं उनको ये लगता है कि भाई जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से असर हुआ था सेम वैसा ही असर इस बार भी बाजार में होगा और उसी तरीके का फॉल होगा। देखिएगा, उस समय पर उनके पैसे FPO के माध्यम से आने थे और FPO था उस समय पर, शेयर का भाव भी ऊपर की तरफ था। अदानी अगर एंटरप्राइज की बात करें, अब क्या स्पेसिफिकली अदानी SEZ से रिलेटेड मामला है। ऑडिटर का रिजाइन करना कितना इंपॉर्टेंट है माना जाता है, ये सबसे खास बात है। तो आइएगा आपके साथ चर्चा करते हैं। और चर्चा के अंदर अगर हम सबसे खास बात करें कि डेलोइट्स ने एक ही डिमांड की थी कि वो एक्सटर्नल जो है इन्वेस्टिगेशन चाह रही थी कि भाई आप एक एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन कराओ और जो हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाए हैं उनको जो है आप बताइए कि भाई वो सारी चीज़ें जो है उन पे स्पष्टीकरण दीजिए। अब बात ये आती है कि सवाल ये उठता है कि भाई ऑडिटर को ये राइट भी है ये नहीं है। देखिएगा, ऑडिटर जो है वो एक वॉचडॉग है, यानी कि ऑडिटर का जो काम है वो एक रखवाली करने वाला है और ना कि अपने मालिक के ऊपर उंगली उठाने का काम है, यानी कि जिसने उसको अपॉइंट किया। देखिएगा, जो कंपनी के अंदर ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट होती है वो शेयर होल्डर्स के माध्यम से होती है। जो कंपनी के असली मालिक होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं। अब ऑडिटर्स जो है एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी कंपनी के प्रति बनती है, शेयर होल्डर्स के प्रति बनती है। अब उसको जो इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं वो इन्फॉर्मेशन जब तक उसको पूरी नहीं मिलेगी तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ट्रू एंड फेयर व्यू कंपनी रखती है नहीं है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अपनी राय व्यक्त कर सकता है या नहीं कर सकता, ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में बता सकता है नहीं बता सकता। अगर उसको सूचना ही नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा। कानून में जो प्रावधान है वो ये भी है कि अगर ऑडिटर को लगता है कि कहीं पर कुछ जो चीजें हैं वो उसकी प्रोफेशनल कैपेसिटी से वो नहीं कर सकता क्योंकि उसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है या फर्दर एक्सपर्ट की जरूरत है, तो वो मैनेजमेंट को डिमांड कर सकता है कि भाई आप मेरे को इसके बारे में एक इन्वेस्टिगेशन या इसकी जांच करके दीजिए जिससे कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सत्यता यानी कि वो ट्रू और फेयर है उसको जज कर सकूं, ये चीज मुझे चाहिए। तो सीधी सी बात ये है कि जो ऑडिटर है वो प्रोफेशनल हेल्प ले सकता है दूसरे जो एक्सपर्ट्स है उनसे। अब यहां पर जो ऑडिटर का राइट है यानी कि डेलोइट्स का जो राइट था इस केस के अंदर वो क्या था, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। तो आप पॉइंट नंबर 2 पे देखिएगा कि जो मेजर राइट्स हैं ऑडिटर के, उन राइट्स के अंदर अगर हम बात करें तो आपको मैं हाईलाइट करता हूं वो पॉइंट। ये देखिएगा, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन।
देखिए ऑडिटर के पास राइट है सूचना लेने का, उसको अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, मैं आम बोलचाल की भाषा में बात करूं कि आपस में जो कंपनी के अंदर सब्सिडरी होल्डिंग के बीच में एसोसिएट यानी कि जहां पर 20% से ज़्यादा का हक है, प्रमोटर ग्रुप्स के साथ व्यक्तिगत रूप से कोई लेन देन है, प्रमोटर ग्रुप्स की जो पार्टनरशिप्स हैं या प्रमोटर ग्रुप्स की जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, या हम ये कह सकते हैं पूरे जो ग्रुप है उसके अंदर जो सिस्टर कंसर्न्स हैं, वहां से सारी सूचना लेने का अधिकार ऑडिटर के पास है। अगर ऑडिटर उन सारी इंफॉर्मेशंस उसको उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो ऑडिटर्स के पास ये राइट है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। क्यों? क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होल्डर्स के प्रति बनती है। तो आपको यह मामला समझ में आया कि भाई डेलोइट्स के पास ये सीधा प्राइमा फेसी मामला बनता था। जो चीजें मीडिया में अभी आ रही हैं कि भाई उसने एक एक्सप्लेनेशन मांगी, उसने एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट उपलब्ध नहीं कराना चाह रहा है, जो डेलोइट्स ने आरोप लगाए हैं उसके अनुरूप मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो डेलोइट्स ने क्या किया है कि अपना रेजिग्नेशन जो है सर्व कर दिया और कंपनी ने के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने एमएसके ग्रुप जो है उसको एज ए ऑडिटर के लिए जो है अप्रोच किया है। हालांकि उसकी परमिशन भी शेयर होल्डर्स ही देंगे, तो कंपनी को ईजीएम यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी और उसके बाद ही अपॉइंटमेंट होगी। तो सीधी सी बात यह कि जो डेलोइट्स ने रिजाइन दिया है वो विद इन द स्कोप दिया है जो उसको लगता है कि सही है और उसने वो रिजाइन कर दिया। देखिएगा अगर डेलोइट्स ये रिजाइन नहीं करता तो हमें याद आता है सत्यम घोटाले के अंदर जो ऑडिटर थे पीडब्ल्यूसी, वहां पर किस तरीके की उंगलियां उठी थी। तो यहां पर डेलोइट्स ने अपने आप को बिल्कुल सेफ कर लिया है और उसके जो अधिकार क्षेत्र में आता था उसने उन अधिकारों का पालन किया है। अब बात आती है कि भाई डेलोइट्स को ये अभी क्यों करना पड़ा। देखिएगा ये चीज़ें जद्दोजहद में चल रही होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने आज कहा और इन्फॉर्मेशन होगी तो कुछ एश्योरेंस मिलते हैं, मैनेजमेंट कहती है ठीक है अभी हम देखेंगे, अभी हम इसके बारे में विचार करेंगे बोर्ड मीटिंग्स में, क्या आपकी डिमांड है, क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। कुछ समय मांगती है मैनेजमेंट कि भाई ठीक है अभी ये इन्फॉर्मेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो वो जो समय है वो अभी क्यों चुना गया, तो देखिएगा इसमें पूरी प्रोसेस लगी होगी। और उसके बाद क्या हुआ कि अब जो 14 तारीख है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो सेबी है उसको भी अपनी जो जांच है वो रिपोर्ट सौंपनी है। तो सीधी सी बात ये कि देखिएगा डेलोइट्स जो है एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, उसने जो फैसला है वो कानून के हिसाब से किया। और देखिएगा आपको बता दूं कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद कोई भी ऑडिटर अपने आप को रिस्क पे नहीं रखेगा, क्योंकि 2013 के कानून आने के बाद ऑडिटर्स की क्रिमिनल लाइबिलिटीज भी कंपनी एक्ट में डिसाइड की गई हैं। सिविल लाइबिलिटीज तो हैं ही, साथ में क्रिमिनल लाइबिलिटीज भी हैं और ऑडिटर्स के जेल के प्रावधान भी हैं विद मॉनेटरी जो फाइन्स हैं उसके साथ। तो मुझे लगता है कि ऑडिटर्स ने कुछ ऐसी चीज़ें महसूस की जहां पर कि उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए थी और उसने जो है अपना रिज़ाइन कर दिया। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई कि रिज़ाइन का क्या पर्पस था। अब बात ये आती है कि भाई ये जो रिज़ाइन है ये 2 दिन पहले दिया गया है, तो मुझे इसमें नहीं लगता कि ये कोई रीज़न है। देखिए ये एक दूसरा रीज़न मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर अब इस मामले में हल्ला मचेगा। आपका उस शेयर बाजार के एंगल से बताऊंगा मैं, तो रुकिए थोड़ी देर बाद। देखिएगा किसी भी ऑडिटर का रिजाइन करना किसी भी कंपनी से ऐसे ग्राउंड्स पर जहां पर कि उसको सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, एक सीरियस क्वेश्चन रेज करता है, एक डाउट क्रिएट करता है कि कंपनी के अंदर सब कुछ सही सलामत नहीं है। अक्सर स्टैट्यूटरी ऑडिटर का जो टाइम से पहले रिजाइन देना एक काफी सीरियस इशू है। अब इसको बाजार किस तरीके से लेगा वो तो बाजार डिसाइड करेगा, लेकिन हमें लगता है कि ये एक काफ़ी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। देखिएगा अदानी ग्रुप हर चीज़ को मैनेज कर लेता है, क्योंकि जो समस्याएं आती हैं ग्रुप के अंदर तो वो मैनेजमेंट की जिम्मेवारी होती है कि उसको चैलेंज को जो है वो लेते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद देखिएगा अदानी ग्रुप ने काफ़ी कुछ अपनी फाइनेंशियल्स में इम्प्रूवमेंट की है, डेट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है, कहीं से बड़े इन्वेस्टर्स का इंतजाम किया है कि भाई जो उसके अंदर फंडिंग कर सकें। और आपने देखा GQG ग्रुप ने उस हिंडनबर्ग एपिसोड के बाद भी एक अच्छी खासी फंडिंग जो है अदानी ग्रुप के अंदर दी है।
अब बात ये आती है कि पॉलिटिकल रीजंस में पक्ष और विपक्ष की बात करें तो पक्ष का जो है जो विपक्ष का एक तबका कहता है कि जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो इनको सपोर्ट करती है, और जबकि जो सारे बेनिफिट्स हैं वो अदानी ग्रुप को देने की कोशिश होती हैं, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात करती हैं, तो विपक्ष अपनी बात रखता है। तो यहाँ पर बहुत लोगों का मानना है कि विपक्ष ने ये कार्रवाई कराई होगी, बट मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल काम है। अब यहाँ पर डिलॉइट्स जो है, मुझे लगता है कि उसने अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी से जो डिसीजन लिया है एज ए ऑडिटर, वो ठीक है, क्योंकि वो अपनी लाइबिलिटीज़ क्यों रेज करेगा अगर जब उसको लगता है कि भाई हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो अपनी राय कैसे रख सकते हैं। अब अगर हम बात करें शेयर बाजार की, तो देखिएगा शेयर बाजार में एक नेगेटिव न्यूज़ है। अब बहुत सारे कह रहे हैं कि सर ये पूरे बाजार को लेके नीचे डूबेगी, ये खाली अदानी ग्रुप को लेके डूबेगी, या पिछले बारों की तरह बैंकों को भी लेके डूबेगी। देखिएगा यहाँ पर अभी तक ये देखिएगा, जब इस तरीके के एपिसोड आते हैं और ये बार बार आते हैं, किसी पे एक बार उंगली उठती है, दूसरी बार उंगली उठती है, फिर उंगली उठती है, और जो ऑडिटर ने उंगली उठाई है ना, अभी तक तो देखो एक्सटर्नल लोग बोल रहे थे। एक्सटर्नल लोग कौन बोल रहा भाई? हिंडनबर्ग। या हिंडनबर्ग का कोई इंटरनल तो उसके पास कुछ थी नहीं भाई, वो कुछ भी बोले क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। कोई पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है कि जी भाई ये ऐसा, अदानी जी का ऐसा है, क्या फ़र्क पड़ता है भाई? तेरे को पता ही नहीं यार कंपनी चल कैसे रही है। कोई भी विपक्षी पार्टी कुछ भी बोल दे, कंपनी के इंटरनल मैटर कैसे डील हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर रहा है, वो कह रहा है कि जी मुझे फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही है, और उसकी बात जो है ऑडिटर्स रिजाइन कर देता है। इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। अगर मैं शेयर प्राइस के एंगल से नहीं बात कर रहा, बट मुझे लगता है कि ये जो डिलॉइट्स ने जो रिजाइन किया है, ये हिंडनबर्ग वाली न्यूज़ से भी ज़्यादा बड़ी है। लेकिन यहाँ पर जो शेयर्स के प्राइस जब थे, जिस तरीके से बैलेंस शीट थी, उस परिस्थिति में अदानी ग्रुप मतलब बेपरवाह था, उसको लगता था कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद इस बार बेशक से खबर बढ़ी है, लेकिन अदानी ग्रुप बहुत ज़्यादा अलर्ट है, और बैलेंस शीट के अंदर से डेट की पोजीशंस को भी बहुत हद तक ठीक कर लिया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। मेरा कोई भी पर्सनल निवेश ना तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में है, ना कोई ट्रेड हम करते हैं, और जनरली हम ऐसे ग्रुप्स के अंदर जहाँ पर कि इतनी वोलेटिलिटी होती है शेयर प्राइस के अंदर, वहाँ पर हम अवॉइड वाली स्थिति में रखते हैं। और यहाँ पर ये देखिएगा मेरा डिस्क्लोजर था, और सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये चीज़ खराब क्या करेगी। देखिएगा अगर कल एपी एसीजेड का शेयर टूटता है, मान लेते हैं, तो वो पूरे बाजार के सेंटीमेंट को खराब कर रहा है। अब मैं आता हूँ शेयर बाजार की बात, मैं बिल्कुल सीधा प्योरली बात करूंगा शेयर बाजार की। भाई साहब ये देखिएगा जो रिजल्ट आए ना इस बार, इन रिजल्ट्स में एक बात खास है, जो काम हो रहा है वो उधारी भी हो रहा है, और रिजल्ट आ रहे हैं खराब। बहुत लोग कहेंगे जी ठीक ठाक है, मैं खराब इसलिए बता रहा हूं कि शेयर का भाव जहां है और उस भाव के साथ अगर आप रिजल्ट कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट है खराब। अगर आप ये कहेंगे कि भाई अगर ये शेयर 30% नीचे होते या 20% नीचे होते फिर ये रिजल्ट होते, तो मैं कहता रिजल्ट है ठीक। तो शेयर प्राइस के साथ आप रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, रिजल्ट मैच ही नहीं करेंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी बाजार या तो 2 से 3 महीने साइडवेज हो जाएंगे, यानी कि टाइम वाइज करेक्शन में जाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि बाजार एक प्राइस वाइज करेक्शन भी दे। मैं आपको बहुत बड़ी डाउन साइड नहीं मान रहा हूं कि भाई बाजार के अंदर है, लेकिन मैं ये भी मान रहा हूं कि 5% तक का इंडेक्स लेवल के ऊपर करेक्शन आ सकती है। और इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है कि भाई इतनी तो मुझे वैल्यूएशन का गैप लग रहा है यहाँ पे, और वो मैं वैल्यूएशन के एंगल से बात करूँ। हाँ, अदानी ग्रुप की ये जो न्यूज़ है ये वास्तव में सेंटीमेंट को ख़राब कर रही है। और देखिएगा जब इस तरीके से बार बार आरोप लगते हैं तो एक इन्वेस्टर के मन में ये डाउट जरूर आता है कि यार सब कुछ सही नहीं है, और फिर उसकी जो आग है वो दूसरी कंपनीज में भी लगती है जहाँ पर हाई डेट है, बहुत ज़्यादा कर्जा है, जहाँ कंपनी बहुत हाई पी वैल्यूशंस पर ट्रेड कर रही हैं, और जहाँ पर ग्रोथ आ नहीं रही है और शेयर के प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और बाज़ार के अंदर जनरली
ऑपरेटर्स जो हैं वो न्यूज़ भी प्लॉट करते हैं, बाजार को भी एक डायरेक्शन में लेके जाते हैं और फिर वहाँ पर वो अपना प्रॉफिट बुक भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति है क्योंकि बाजार, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ओवरबोट है, सेंटीमेंट खराब है, रिजल्ट कोई खास आए नहीं है। आरबीआई ने खुद कह दिया भैया मैं तो इन्फ्लेशन बढ़ने का मुझे इंतजार है, बढ़ सकती है। उसके अलावा जो मानसून आई है देखिएगा वो एवरेज मानसून है, लेकिन मानसून में क्या हुआ, एक जगह तो दुगनी बारिश हो गई और एक जगह अपने हिस्से की 10% भी बारिश नहीं हुई। तो इसका इन्फ्लेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको आपको 1 या 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। तो जब वो इंतजार करेंगे तो मुझे लगता है बाजार भी इंतजार करेगा, तो बाजार साइडवेज ही रहने वाला है और स्लाइटली जो है डाउन साइड मुझे लगता है 4 से 5% का डाउनफॉल आपको देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा भैया, कर्जे पे चल रही है दुनिया, क्योंकि अगर आप बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ देखें और रियल एस्टेट की डिमांड देखें, भाई रियल एस्टेट में अच्छा काम आ रहा है, लेकिन भाई अपनी जेब से पैसे कौन लगा रहा है। तो अल्टीमेटली जो लीवरेज रिस्क है, अगर इकोनॉमी में थोड़ा सा भी स्लो डाउन आता है तो ये लीवरेज रिस्क है, ये पैसा जो है हाशिए पर आ जाएगा जो उधार दिया हुआ है। और हमने इस बार भी देखा कि जो निम्स के मार्जिन है वो काफ़ी कम थे। और दूसरी बात है, लोन ग्रोथ तो ठीक थी पर भैया डिपॉजिट तो बढ़ ही नहीं रहे ना, तो जो डिपॉजिट ग्रोथ थी बैंकों में वो मिसिंग थी। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स जो है अभी भी ओवर वैल्यूड है, मेरी पोजीशंस हैं और मैं यहाँ पर भी मानता हूँ कि बैंकिंग स्टॉक भी 5% तक करेक्ट हो सकते हैं। तो 44,200 का लेवल है और इस महीने में भी हो सकता है कि 2 से 3% की करेक्शन आपको इसी महीने मिल जाए, बाकी हो सकता है कि 1 या 2% की अगले महीने में भी मिल सकती है। निफ्टी के अंदर भी जो शेयर्स हैं अगर वहाँ पर भी देखें तो जो इंप्रेसिव रिजल्ट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं मीडिया में, या आपको इंप्रेसिव लग रहे हैं, मुझे कुछ इंप्रेसिव लगे नहीं। और सीमेंट सेक्टर देखो, वहाँ पर भी हमें मार्जिन्स कोई खास लगे नहीं है, डिमांड में ग्रोथ आ नहीं रही है। और जो भी हमें थोड़ी बहुत ठीक लग रहे हैं बाजार, वो जो भी निफ्टी के अंदर जो पी बनी है, तो पिछले साल एक लो बेस था बैंकिंग स्टॉक्स का, तो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस जो है निफ्टी बैंक के जो स्टॉक्स हैं उनमें ठीक आई है, जिसकी वजह से निफ्टी की ईपीएस को जो है आप थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश करें। बट मुझे लगता है कि निफ्टी की जो पी रेशो वो अभी भी अपने एक ऊपर के रेंज में। इसके बाद हमने जो आपके साथ चर्चा की कि भाई क्या राइट्स होते हैं, और अब देखिएगा कल सेबी वाला भी फैसला है, तो वहाँ पर भी सेबी को भी फैसला लेना है। और देखिएगा डिटेल्ड जांच करने की बात गए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय की ज़रूरत है। ये मामला जो है, जितना समय जो दिया गया है न्यायालय के द्वारा वो शायद पर्याप्त था। अब देखते हैं कि कल वेट एंड वॉच। बट बाजार का एक सेंटीमेंट तो ख़राब कर दिया है, रिजल्ट उतने अच्छे आए नहीं है। मॉनसून अब देखते हैं कि वो इवन है नहीं, तो अभी भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहेगा। आरबीआई ने खुद बोल दिया कि अभी इन्फ्लेशन 1 या 2 क्वार्टर आपको ऊपर ही मिलेगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे की तरफ आएंगे नहीं। आरबीआई ने एक एडिशनल जो है आपको सीआरआर की बात कर ही दी है। कुल मिलाकर और बाजार जो है ऊपरी लेवल पर हैं, और स्पेशली केमिकल कंपनीज के तो बहुत ही ख़राब रिजल्ट आए हैं। मार्जिन्स भी चला गया, टॉप लाइन भी चली गई, नीचे बॉटम लाइन भी। और सबसे खास बात यह है कि जो एक्सपेंशन अनाउंस हो रखे हैं स्पेशली केमिकल सेक्टर के अंदर और फार्मा के अंदर, उसमें से कुछ जो है वो हाशिए पे हैं। वो खुद सोच रही हैं कंपनियां कि भैया मैंने एक्सपेंशन कर दिया तो उसका माल कहाँ बेचेंगे, उसकी तो डिमांड ही नहीं आ रही है हमारे को। तो यहाँ पर जो है बाजार दोबारा से रीथिंक कर सकती हैं वो कंपनियां, वहाँ पर भी आपको क्लोजली देखना पड़ेगा। और एज ए डिस्क्लोजर देखिएगा हमारी पोजीशंस स्लाइडली मंदी की तरफ है। और जहाँ तक पोर्टफोलियो की बात है तो पोर्टफोलियो में हम ज़्यादातर इस राइज के अंदर जो ये रैली हुई उसमें मोस्टली पोर्टफोलियो में हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, और अपने पोर्टफोलियो में भी काफ़ी हमने क्लीननेस की है। तो हमारा व्यू देखिएगा शुरू से ही रहा है, और अभी भी हमें लगता है कि डाउन साइड अभी थोड़ी और बाकी है। और जब थोड़ी सी डाउन साइड आएगी और जहाँ पर एक वैल्यू पिकिंग हो सकती है कि 5% अगर इंडेक्स लेवल पे करेक्शन होगी तो हो सकता है 10 से 15% आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में, वहाँ पर फिर देखेंगे कि बहुत अच्छे खरीदने के मौके कहाँ बन सकते हैं जहाँ पर की वैल्यूशंस रीजनेबल लग रही है। मैं तो भाई साहब ऐसा देख रहा हूँ, जिस कंपनी की पी रेशो होनी चाहिए थी 5 वो चल रही है 25 पे, जिसकी होनी चाहिए थी 10 वो चल रही है 50 पे। तो अब ऐसी जो अनजस्टिफाइड वैल्यूशंस हैं उनमें यार पैसा कहाँ से बनेगा। आप पैसा डाल लो, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा पैसा तो मुझे लगता है कि बॉन्ड मार्केट में बन जाएगा। जितनी रिटर्न्स आपको डेट इंस्ट्रूमेंट में आएगी ना अगले 1 साल में, मुझे लगता है उतनी इक्विटी में आएगी। तो भाई इक्विटी का रिस्क क्यों अपनी तलवार जो है अभी लेनी। तो बाजार थोड़ा सा करेक्ट हो जाने दो, भाव अच्छे हो जाने दो, भैया फिर वहाँ पर लगाने का फ़ायदा है। फिर डेट से कन्वर्ट करेंगे कहाँ पर, इक्विटी में। बट अभी इक्विटी महंगी है तो भैया इक्विटी को बेचो और डेट में बैठ जाओ। तो अब जब इक्विटी थोड़ा सा हमें लगेगी कि नीचे आ रही है तब देखेंगे अभी, और हमें वैल्यूशंस वाइज अभी जस्टिफिकेशन नहीं लग रही है। ये अपना व्यू है, देखिएगा आप मेरी बात से सहमत हो, जरूरी नहीं है
क्योंकि बाजार में देखिएगा हर आदमी को लगता है कि भाई हर हफ्ते बाजार चलना चाहिए। अब 3 हफ्ते बाजार नीचे आया तो लोग टेंशन में आ गए। मैं इसको नहीं कह रहा तेजी गलत है या मंदी गलत है, मुझे लगता है कि बाजार अभी भी महंगा है। जब फेयर वैल्यूएशंस के आसपास आएगा मैं ही आपको कहूँगा यार बाजार ठीक है यहाँ पे, और अब सस्ती हो गई ये चीज़, अब लेने लायक है। तो अब जब बाजार के अंदर टमाटर 280 रुपये किलो थे तो मैं आपको यही तो कह रहा था भाई जितनी ज़रूरत है ना उतना ही खरीदना, और अगर आप पोस्टपोन कर सकते हो इस परचेज़ को तो पोस्टपोन कर लो। अब भैया वो घटकर 100 रुपये का भाव आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इतनी अफरा तफरी ना करें कि आपको लगे कि इसके बाद नीचे भाव नहीं आएगा। हाँ थोड़ी बहुत आप परचेज़ कर सकते हैं भैया, आपकी जो ज़रूरतें हैं उनको डेफर मत करो, अपनी भैया ले सकते हो। और जब और नीचे आ जाए, मान लीजिएगा 20 या 30 रुपये किलो आ जाए, तो मैं कहूँगा भैया अपना ये भी ले लो। और अगर जो कंपनियाँ हैं, जो कंपनियाँ टमाटो प्यूरी बनाती हैं, टमाटर के जो बाकी चीज़ें जो फूड आइटम्स हैं उनमें यूज़ करेंगी, वो एग्रेसिवली उनका कंजम्पशन बढ़ा देगी और उसको स्टोर करने की भी कैपेसिटी किसी भी मोड में होगी तो वो बढ़ा देंगी। तो ये जो कंपनी की स्ट्रेटेजीज होती हैं तो वही हम शेयर बाजार में कहते हैं भाई वैल्यूएशन सस्ते मिल रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा खरीद लो, वैल्यूएशंस फेयर है तो फेयरली खरीद लो, एवरेजली वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हैं भैया बेच दो, नमस्ते जी। अब बाजार में भैया आप महंगे हो गए हैं, आप हमारा मान लो, उसके बाद भैया सट्टा चले कितना ही जब भगता जाए शेयर, हमें दोबारा नहीं उसके पीछे दौड़ लगानी, हमें तो अपनी वैल्यूएशन है और वैल्यूएशंस को ध्यान रखेंगे, पेशेंस रखेंगे। बाजार में बाजार नीचे आएगा उसका भी इंतजार करेंगे। बाजार में हमने सही चीज़ सही भाव पे खरीद ली और बाजार इरेशनल चल रहा है और हमारे भाव आ ही नहीं रहे हैं, और जब बाजार रैशनल होगा आपको भाई सब अच्छे रिटर्न्स देगा तब उस दिन नमस्ते कर लेना। तो बाजार आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा, आपको टेस्ट करता रहेगा जो है, और बाजार हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि भाई इन्वेस्टर किस तरीके से अपने धैर्य को रखता है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन, धैर्य, और जब बाजार के अंदर मारकाट मची हो, बाजार में चारों तरफ अफरा तफरी हो, सब लोग कह रहे हैं यार शेयर बाजार बकवास चीज़ है, मुझे लगता है ना भाई साहब उसी दिन ना आपको बढ़िया पैसा लगाना चाहिए। और मेरा पर्सनल व्यू जो आ रहा है मैं आपको बताऊं, मुझे जो पर्सनली लग रहा है, आप बोलते रहेंगे जी निफ्टी 25,000 30,000, मैं टीवी चैनल पे बैठ के नहीं बोल रहा भाई 25,000 30,000। मुझे लगता है कि बाजार का इस साल का निफ्टी का जो टॉप है, ये मेरी अपनी राय है, मैं किसी को बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, कोई भी निवेश कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइस से ले लें। मुझे ऐसा लगता है कि जो इस साल का बाजार का टॉप है वो लगभग बन चुका है। अगर इसमें कोई भी तेजी आएगी तो वो आफ्टर अक्टूबर या नवंबर, यानी कि जब दिवाली का सीजन आएगा तब, अभी अगले 1-1.5 महीने के लिए मुझे लगता है कि बाजार ने शायद अपना टॉप बना लिया है, यानी कि सितंबर तक भी मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अक्टूबर के जब रिजल्ट आएंगे बाजार फिर उसको वेट एंड वॉच करेगा, फिर उसको देखेगा, तो फिर बाजार हो सकता है कि नई ऊंचाइयाँ लगा दे। बट अभी मुझे लगता है बाजार ने जो तेजी की है उसमें रिटेलर्स को खूब दब के माल दिया है, अब लोग पैसा लगा चुके हैं। अब अगर नई जो है बाइंग नहीं आएगी तो भाई शेयर प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आएंगे, और उसका एक मेन रीज़न ये है कि शेयर बाजार में अपने पैसे तो लगे ही हुए हैं, उधारी के पैसे भी लगे हुए हैं, और जब बाजार 2-3 महीने नहीं चलता है तो जिन्होंने उधारी लेके पैसा लगा होता है वो बेचैन हो जाते हैं कि भाई बाजार तो चल नहीं रहा, मेरे को तो ब्याज भी देना पड़ रहा है, मैं क्या करूँ। तो ये जो बेचैनी है, यही मुझे लगता है कि बेचैनी जो है बाजार में लॉस का सबसे मुख्य कारण होता है। तो आज की इस चर्चा में बस केवल इतना ही। तो मैंने आज आपके साथ ऑडिटर वाली न्यूज़ की बात की और ये सब चर्चा की। इसके बाद मैं जो चर्चा कल कर चुका था वो चर्चा एक बार आपके साथ और कर दूं। इसके अलावा देखिएगा जिस तरीके से कल HDFC बैंक की मैनेजमेंट ने कहा है कि जो रिस्क हो सकता है HDFC लिमिटेड के मर्ज करने के बाद, हमें CRR और SLR मेंटेन करना पड़ेगा जो HDFC लिमिटेड से डिपॉजिट आए हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि हम HDFC बैंक में 2-3 दिन से लगातार एक सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, तो वो हो सकता है कि कल इंटेंसीफाई कर जाए और हो सकता है कि 1600 के लेवल भी HDFC बैंक तोड़ दे। और उसका असर ये भी हो सकता है क्योंकि सेंटीमेंट जब सारा खराब होगा तो बाकी बैंकों में भी सेलिंग हो सकती है, और जो लोग अच्छे प्रॉफिट्स पे बैठे हुए हैं और जो स्पेशली HNI इन्वेस्टर्स हैं वो भी हो सकता है कि अपनी ब्रॉडर मार्केट में कहें भैया एक बार तो अपना प्रॉफिट काट लो, दोबारा देखेंगे। तो बहुत सारे जो HNI इन्वेस्टर्स हैं वो भी अच्छे खासे प्रॉफिट पे 10-15% के प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी स्मॉल कैप मिड कैप में तो करेक्शन हुई नहीं है, तो वहाँ से भी एक सेलिंग क्रिएट हो सकती है। और अगर नहीं भी होती है तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक बार जिनके पास अच्छा खासा प्रॉफिट है वो एक प्रॉफिट बुक करने की जरूर से जरूर चेष्टा करते हुए नजर आ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।